नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। राजस्थान के झालावाड़ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब उन सभी स्कूलों पर सवाल उठ रहे हैं जिनकी हालत जर्जर है, लेकिन भवनों की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। उधर स्कूलों में दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है तो इधर शनिवार को फिर राजस्थान के कावाखेड़ा क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल के छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई भी छात्र मौजूद नहीं था। घटना के तुरंत बाद स्कूली छात्रों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अब अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने कई बार विभागीय अधिकारियों को भवन की खराब स्थिति की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में भी 221 स्कूल भवन खतरनाक हैं। इन्हीं में से एक टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 27 में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। शिक्षकों का कहना है लगातार बारिश हुई तो कोई भी हिस्सा कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षकों ने कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक मौन है। कई स्कूलों की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि छात्रों को बाहर पढ़ना पड़ रहा है। सागर जिले के बंडा तहसील के सिसगोवा प्राथमिक शाला में यही हालत है। बूढ़ाखेड़ा के ग्राम पंचायत के इस गांव के प्राइमरी स्कूल का भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, जिसके चलते खुले आसमान में पेड़ के नीचे स्कूल की कक्षाएं लग रही हैं। सर्दी हो या गर्मी, बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। बरसात में पढ़ाई में व्यवधान होते हैं तो शिक्षक छुट्टी कर देते हैं। समय समय पर अधिकारी इस स्कूल का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन नया स्कूल भवन अभी तक नहीं बना है। छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है। गरियाबंद जिले के मेनपुर ब्लॉक से 30 किलोमीटर दूर ग्राम मोतीपानी में 2 वर्षों से नए स्कूल का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को पेड़ की छांव में पढ़ाई करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। सरकार की छत नहीं है, पुराने भवन की हालत जर्जर है। आज बात करते हैं इन्हीं जर्जर स्कूलों की, जानते हैं कैसे हैं हालात और आगे क्या किया जाना चाहिए। बेटा, आप पढ़ाई कहाँ पर बैठकर कर रहे हैं? पीपल के पेड़ के नीचे। क्या कारण है? स्कूल गिर रहा है। तो जैसे अभी बरसात का मौसम है, अगर पानी गिरता है फिर आप लोग कहाँ चले जाते हैं? घर पर। ये भवन जर्जर है, इसलिए हमें मना किया गया है शासन द्वारा कि अंदर नहीं बैठाना है बच्चों को। फिर अगर बरसात होती है तो बच्चों को कहाँ आप बैठालते हैं? अब बरसात होगी तो मतलब बच्चों को छोड़ देंगे और नहीं तो यहीं बैठा देंगे ग्राउंड में। ये लगभग कितने समय से आप बाहर बच्चों को बैठाल रहे हैं? ये पिछले अगस्त में हो गया था जर्जर भवन। इस संबंध में आपने अपने विभाग के लिए अवगत कराया? जी जी। क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिला है? अब प्रक्रिया सब ये कहते हमने आगे बढ़ा दी है। आपकी सर शाला में बच्चे कितने हैं? 106। 1 से 5 तक? 1 से 5 तक। और शिक्षक की अगर हम बात करें तो शिक्षक कितने हैं? 4। समस्या यही सर, मैं मेरे कार्यकाल से 2 साल से जिस समय से हमारे ग्राम आश्रित ग्राम मोतीपानी का जो पुराने स्कूल है वो पहले बहुत जर्जर हो चुका है। शासन प्रशासन को ज्ञापन देते देते ऐसे समस्या बताते बताते थक गए, तो हम लोग उसको बोले कि नहीं सर वहाँ तो बच्चे लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो सर शासन प्रशासन बोला कि नहीं, इसको स्वीकृति हो गया है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 2-4 महीना में खड़े हो जाएगा। हम लोग को बताया, फिर हम लोग शांत बैठ गए सब पालक लोग। तो बाद में ये चालू हो गया, तो चालू हो मेरा कार्यकाल में चालू हुआ उसी समय ये वाला। तो उसके बाद अभी 2 या 2.5 साल हो रहा है सर, अभी तक वो चालू नहीं हो पा रहा है। तो कारण वही पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि क्या कारण है कि अभी तक स्कूल बन नहीं पा रहा है। इसके कारण हमारे बाल बच्चे लोग का भविष्य खराब होता जा रहा है। ऐसे नौबत आ गया कि हमारे बाल बच्चे लोग को हम कोठा में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं आज तक। अच्छा, यहाँ पर जो देखा गया है कि बिल्डिंग टूटी पड़ी हुई है, उसी बिल्डिंग में बच्चे बैठे हुए हैं, इसकी शिकायत वगैरह नहीं दिया? नहीं, शिकायत तो की हम बराबर 2-3 साल से लिख के दे रहे हैं, पावती भी रखे हमारे पास, दे रहे हैं हम अपने विभाग के लिए लिख के। क्या हमारे कब से परेशानी है यहाँ पर? यहाँ तो परेशानी तो 3-4 साल से, जैसे जी आगे की बिल्डिंग है ऐसी तो 4 साल से हो रहे। हम 4 साल ऐसे लिख रहे हैं कि मरम्मत, मतलब कुछ का बताओगे मरम्मत होगी क्या। छोटी मोटी मरम्मत है, जैसे जो गड्ढे हैं इधर के उधर, जी तो हम भरवाते रहते हैं। ठीक है, देखा गया है स्पष्ट तौर पर दीवारें, अगर भारी बारिश होती हो, क्लास लगी हो, बच्चों के ऊपर गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो लिख के देते हैं, अब जिम्मेदार सरकार क्या कर रही है। हम तो अपने विभाग को 4 साल से लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक तो हमें कोई कार्रवाई, मतलब लेकर देते हैं, पावती ले आते और कह देते, आश्वासन देते सब लोग, लेकिन आज तक काम नहीं।
तो जर्जर भवनों को लेकर चिंताएं हैं अभिभावकों को, शिक्षकों को भी, लेकिन विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब सवाल यहां पर सिर्फ मरम्मत का नहीं रह गया है, अब सवाल यहां पर जवाबदेही का भी है कि इन जर्जर भवनों की जो स्थिति है, जिसके चलते जो बच्चे हैं वो डर के साए में पड़ रहे हैं। कई बार तो उनकी क्लासेस नहीं लगती क्योंकि पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं। अब ऐसी बारिश में पेड़ के नीचे कैसे पढ़ाई होगी? ऐसे में उनका भविष्य खतरे में है, डर के साए में बच्चे पढ़ रहे हैं। और चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जर्जर भवनों की स्थिति को लेकर क्या सुधार अभी तक किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने देखा राजस्थान में जो हादसा हुआ उसके बाद से निरीक्षण तो किया गया, लेकिन मरम्मत तक अभी तक भी वो कहानी नहीं पहुंची है। चलिए हमारे साथ सागर से जुड़ रहे हैं एसएन पटेल और आदित्य बेलेपारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं गरियाबंद से। एसएन पटेल पे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। सागर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने भवन ऐसे होंगे जो जर्जर स्थिति में है? आप देखिए राजस्थान में जो हादसा हुआ उसके बाद निरीक्षण की बात तो की जा रही है, सभी जर्जर भवनों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये बात सिर्फ निरीक्षण तक है, सिर्फ मॉनिटरिंग की जा रही है या फिर इसको लेकर कोई कदम भी उठाए जा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है एसएन। जी 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 बोलिए। जी, तो जैसा कि अभी ये जो बंडा ब्लॉक का सिसकुआ गांव है, वहाँ हम उस स्कूल की बात कर रहे हैं। वो पिछले 1 साल से जर्जर की हालत में खड़ा है और बच्चे वहाँ जो हैं पेड़ के नीचे पिछले 1 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को वहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं वो बार बार लिखित में दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या करता है, सिर्फ मॉनिटरिंग करवाता है, कार्रवाई आज तक नहीं होती है, ना वहां पर बिल्डिंग मिली है। जबकि ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य से तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रही है और प्रशासन भी देख रहा है। हम लोग भी बार बार खबर के माध्यम से अधिकारियों को, जिले का जो प्रशासन है दिखा, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जबकि हम वहां अगर बात करें, जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा वहां पर बच्चे हैं तो सिर्फ में सिर्फ आदिवासी बाहुल्य के बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं पेड़ के नीचे, और ये बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। अगर हम नेताओं की बात करें तो नेता सिर्फ में वहां जाते हैं, गांव वालों का कहना है कि वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद में वहां मुंह तक दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। एक ही वहां समस्या नहीं है, दूसरी समस्या भी सीधी अवगत करा देते हैं। जो वहां से बच्चे अगर निकलते हैं स्कूल को, वही पेड़ के नीचे पढ़ने को जाते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा नाला है, उस नाले को पार करके बच्चे जाते हैं। वहां आज तक की कोई पुलिया निर्माण भी नहीं करवाया गया है। जी ऋषि का बिल्कुल एसएन पटेल, जिस जर्जर भवन की आप बात करें, लगभग कितने साल पुराना ये भवन होगा? इसको लेकर कितनी बार अवगत अभी तक कराया गया है और क्या वहां से आश्वासन दिया जाता है? कब तक, क्या कोई इसको लेकर टाइम लिमिट भी दी गई है कि कब तक इसको ठीक करा दिया जाएगा? देखिए ऋषिका, जैसा कि उस स्कूल की अगर हम बात करें तो 1965 में स्कूल की स्थापना हुई थी और लगभग में 40 वर्ष पुराना स्कूल है जो जर्जर हालत में खड़ा है। लेकिन जिम्मेदार है तो सिर्फ में वहां जाते हैं, देख के वापस आ जाते हैं, लेकिन वहां पर आज तक कोई स्कूल का भवन स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही अभी ऐसी कोई अधिकारियों से प्रतिक्रिया मिली है कि वहां पर कोई भवन स्वीकृत है। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो वहां शिक्षक 4 पदस्थ हैं और अगर बरसात होती है तो जो पेड़ के नीचे बच्चे बैठे होते हैं तो इसके बाद में बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती हैं। बिल्कुल, ये विभाग की उदासीनता ही है कि जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं है। और जिस तरह से आपने स्थिति के बारे में बताया, देखिए यहाँ भी हालत गंभीर ही है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और ऐसे में जब अधिकारियों की तरफ से कोई काम वहां पर नहीं किया जाता, मरम्मत अगर नहीं कराई जा रही है, तो सवाल उठते हैं कि क्या किसी हादसे के होने का इंतजार विभाग करता है, प्रशासन करता है, उसकी बात कार्रवाई की जाती है? मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ आदित्य भी लगातार गरियाबंद से बने हुए हैं। आदित्य, गरियाबंद की अगर हम बात करें तो वहां पर क्षेत्र में कितने ऐसे जर्जर भवन होंगे, कितने ऐसे स्कूल होंगे जो जर्जर स्थिति में हैं? उनको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, किस तरह का आश्वासन दिए जा रहे हैं? जब आप वहां पर अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? जी देखिए, गरियाबंद जिले में स्कूल की समस्याएं तो बहुत है, पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित जो ग्राम मोती पानी है, जहां स्कूल की समस्या ये है कि 2 साल पूर्व स्कूल को बनाने का, निर्माण करने का कार्य जो है वो शुरू हुआ था, पर 2 साल हो चुके हैं, अब तक अधूरा है। अभी स्थिति की बात करूं तो स्कूल जो है, निर्माण कार्य जो पूरा ठप पड़ा हुआ है, रुक चुका हुआ है। लापरवाही इसमें साफ प्रशासन की दिखाई दे रही है 2 सालों से। इस वजह से लापरवाही के चलते जो है अब बच्चों को मजबूरन होकर के पेड़ के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं अगर जब बारिश हो जाती है तो वह गांव में
कोठा बनाया जाता है, वहां रहकर जो है वो बच्चों को अब पढ़ना पड़ रहा है। वो बड़ी समस्या ये है। और वहीं परिजन भी इस समस्या से परेशान हो गए। जब बच्चों के परिजन इस समस्या को लेकर के जिला प्रशासन की ओर आए, जब आवेदन दिए कि इस समस्या का समाधान हो, तो जिला प्रशासन की ओर से उनको कोई समाधान नहीं मिल पाया। इस वजह से अब हताश होकर के जो बच्चों के परिजन है वो अब मीटिंग किया गया है परिजनों की ओर से, और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि अब हड़ताल किया जाए ताकि हमारा समाधान हो सके, स्कूल का निर्माण कार्य जो है पूर्ण हो सके। तो वहीं मैं बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन जो है वो टीएल मीटिंग रखती है, जन दर्शन करती है, पर इस प्रकार से मीटिंग में किस प्रकार से समाधान नहीं मिल पाता है। ये लापरवाही किस प्रकार से जिला प्रशासन की दिखाई दे रही है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, लापरवाही तो ये है ही, क्योंकि जिस तरह से आप स्थिति बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर भी अगर पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तो देखिए काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, लगभग इसी तरह की जो स्थिति है वो हर जगह से बन रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये उनकी लापरवाही, और अब सवाल इन अधिकारियों पर उठ रहे हैं कि किस तरह की आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी है कि इस स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर है, तो क्यों वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों लापरवाही जिन लोगों की है उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है? तमाम इस तरह के सवाल हैं जो वहीं खड़े हो रहे हैं। एसएन पटेल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसएन, जिस स्कूल को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, क्योंकि जर्जर स्थिति में वो स्कूल है, जैसे कि आपने बताया 1965 में बना, 40 साल पुराना वो स्कूल हो चुका है। ऐसे में अब अभिभावकों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? क्या अभी भी वो उस जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? और उस स्कूल के शिक्षकों का क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही है? देखिए ऋषिका, जैसा कि अब शिक्षकों के बारे में हमने बताया है, शिक्षक जो वहाँ के प्रधान अध्यापक है वो तो कह रहे हैं कि हम पिछले 1 साल अगस्त से अधिकारियों को लिखित में शिकायत कर चुके हैं, और पेड़ के नीचे अधिकारियों ने कह दिया कि आप पेड़ के नीचे क्लास लगाइए, लेकिन वहां तक भवन बनने की बात नहीं कही जा रही है। सिर्फ में यही कहा जा रहा है कि आप पेड़ के नीचे क्लास लगाइए, भवन में नहीं बैठाइए, और स्कूल को गिराने का भी आदेश हो चुका है। स्कूल गिराया जाएगा, लेकिन बनने की कहीं से कहीं तक कोई बात सामने निकल के अभी तक नहीं आई है। ना ही वहाँ के, अगर हम जो क्षेत्रीय विधायक हैं बंडा के, उनकी बात करें तो उनकी भी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर अभी नहीं आई है। जो अभिभावक हैं, क्योंकि देखिए अभिभावक अब वहाँ के सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य के लोग हैं, मजबूरी है शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को भेजना पड़ रहा है पेड़ के नीचे। लेकिन अब वो अभिभावक भी क्या करें, वो भी बोलते हैं कि हम बार बार शिकायत करते हैं, नेताओं की शिकायत करते हैं, कलेक्टर को शिकायत करते हैं, शिक्षा विभाग में शिकायत करते हैं, लेकिन आज तक वहां सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। और अगर हम जिले की बात करें तो जिले में ऐसा ये पहला स्कूल नहीं है, जिले में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो जर्जर हालत में खड़े हैं, ना तो उनकी रिपेयरिंग हो रही है, ना ही उनकी नई बिल्डिंग स्वीकृत हो रही है। जी ऋषिका, बिल्कुल, देखिए सवाल यही तो है। अब जैसे कि आपने बताया कि शिकायत तो कई बार कर दी गई, मरम्मत नहीं हो रही है, ये कह दिया गया है कि पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि भाई कोई बजट भी अभी तक कोई इशू किया गया है क्या? एसएन पटेल, इसको लेकर कोई आपको जानकारी है क्या कि सरकार की तरफ से कोई बजट इशू कर दिया गया हो, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारियों की तरफ से लापरवाही की जा रही है और उनकी तरफ से नहीं पढ़ाया जा रहा हो? इसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए बजट की बात करें तो जिले में बजट 20% स्कूलों के लिए बजट मिला है, रिपेयरिंग के लिए, नई बिल्डिंग के लिए कोई बजट नहीं मिला है। तो 20 आप जय बताइए, जब 80% एक स्कूल जर्जर हालत में खड़े हैं प्राथमिक शाला के, अब 20% स्कूल अगर कवर हो जाएंगे तो अभी भी 60% स्कूल तो फिर भी जर्जर हालत में खड़े रहेंगे, और उसके नीचे बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं, और कभी भी वो धराशायी हो सकते हैं। हादसा की अभी भी निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ के अधिकारी, और उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप ये बताइए अगर स्कूल की बिल्डिंग आपके नहीं है तो आपके यहाँ सामुदायिक भवन भी हो सकते हैं, तो आप उन स्कूलों के लिए वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। आंगनबाड़ियां भी हैं कुछ जगह पे, तो वहां भी उनको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं हादसा का। जी बिल्कुल, देखिए एसएन पटेल, जिस तरह से आपने जानकारी दी
कि लगातार यहाँ पर उस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ना ही तो बजट को लेकर, अब जैसे कि आपने बताया कि 20% स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट आया है और ऐसे में नए भवनों के निर्माण के लिए कोई बजट नहीं आया है, तो ये बड़े सवाल है। देखिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि इतने अगर स्कूल जर्जर स्थिति में है तो शिक्षा के ऊपर जब ये दावे और वादे किए जाते हैं कि अरबों खर्च किए जा रहे हैं, शिक्षा को बेहतर किया जा रहा है, फिर वो दावे और वादे कहाँ चले जाते हैं, वो जनप्रतिनिधि कहाँ चले जाते हैं, सांसद विधायक कहाँ चले जाते हैं, और फिर सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर भी कि इस तरह की अगर स्थिति बनी हुई है तो क्यों यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह भी होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कोई संज्ञान लिया जाता है, अधिकारियों की तरफ से कोई यहाँ पर मरम्मत का कार्य जो है वो करवाया जाता है। आदित्य भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गरियाबंद से। आदित्य, देखिए, मैं गरियाबंद की स्थिति भी ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कई सारे स्कूल हैं, कोई एक स्कूल नहीं है कि जो जर्जर स्थिति में हो और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में वहां की अगर मैं बात करूं तो क्या कोई बजट इसको लेकर इशू किया गया है कि मरम्मत कराया जाएगा या फिर नए बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा और निचले स्तर के अधिकारियों की तरफ से इस तरह की लापरवाही की जा रही हो? देखिए जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब इस विषय पर, इस समस्या पर मीडिया कर्मी जैसे मैं खुद बात करने की कोशिश किया हूं तो दरअसल बात नहीं हो पाई है इस वजह से, क्योंकि मीटिंग पे मीटिंग जो है वो लगातार चल रही थी उस समय जब मैंने खबरें बनाया, तब इस वजह से बाइट जो है वो खबर इस समस्या को लेकर के जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो वहां पे बात नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार प्रशासन जो है वो मीटिंग करने में व्यस्त रहती है और इस ऐसे समस्याओं को ध्यान नहीं दे पाती है। जी बिल्कुल आदित्य, हमारे साथ रमेश शर्मा भी जुड़ गए। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आदित्य पलेरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपके पास मैं सीधा आना चाहूंगी। पलेरा की क्या स्थिति है? देखिए, राजस्थान में जब से हादसा ये हुआ है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जर्जर स्कूलों की जो स्थिति है, बारिश का मौसम शुरू होते ही इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती है कि जो स्कूल भवन है वो पूरी जर्जर स्थिति में है, लेकिन ना तो उसकी मरम्मत होती है ना ही तो नए भवन का निर्माण होता है, और नतीजा ये रहता है कि बच्चे या तो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं या फिर किसी एक कमरे में सभी क्लासेस एक साथ लग रही है। इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। लेकिन ये हादसा जब से हुआ है तब से अभिभावक भी डरे हुए हैं, शिक्षक भी डरे हुए हैं और अब काफी सारे सवाल शिक्षा विभाग पर खड़े हो रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ये समूचे टीकमगढ़ जिले में लगभग 350 जर्जर हालत में स्कूल हैं जिनकी जो है दयनीय स्थिति है और शासन प्रशासन इस संबंध में कोई पहल नहीं कर रहा है। लिहाजा ऐसे में जो है छुट्टी कर देते हैं मास्टर लोग। सुनने वाला कोई नहीं, कहने वाला कोई नहीं। राजनेता अपनी अपनी जगह अपनी रोटियां सेंकते नजर आ रहे। जी, यानी कि साफ तौर पर अधिकारियों की, शासन प्रशासन की लापरवाही यहां पर भी समझ में आ रही है। और जैसा कि आपने बताया कि 350 अगर ऐसे स्कूल हैं तो खतरा कितना बड़ा होगा, इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ भीलवाड़ा से पवन भी लगातार बने हुए हैं। पवन, मैं सीधा आपका रुख करूंगी। भीलवाड़ा की क्या स्थिति है? जर्जर भवनों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो यहाँ पर कितनी संख्या में होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर 1 या 2 स्कूल तो बचे नहीं है। लगभग हम जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां पर यही समझ में आ रहा है कि 100 से ऊपर ही निकलेंगे और फिर मरम्मत को लेकर तो वहां पर कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। भीलवाड़ा की क्या स्थिति है? पवन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये सभी जिलों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस स्थिति में स्कूल है और इसी जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और हमेशा इसी तरह की तस्वीरें जो है बारिश के मौसम में सामने आती हैं। और चलिए, पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, पवन जवाब दीजिए। बिल्कुल होने के ठीक है पवन, शायद कोई तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही और ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान ही क्यों ना हो, जहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया है, सभी जगह लगभग सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो इसी तरह की। और चलिए, हमारे साथ डॉक्टर एलन रावत जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। सर, सीधा मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, कैसे आप स्थिति को देख रहे हैं? क्योंकि जर्जर भवन की जो संख्या है वो अब इतनी बढ़ गई है कि हम 1 या 2 स्कूल पे बात नहीं कर सकते। अब हम ये पूछ
पूछना पड़ रहा है हमको कि जिले में ऐसे कितने स्कूल होंगे जिनकी हालत जर्जर है, और फिर जब हम इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं तो लगभग सभी सरकारी जो भवन है वो इसी हालत में हमको मिलते हैं। आपके अनुभवों में स्कूल की पहली स्थिति कैसी थी और अभी कितनी बदतर स्कूल की स्थिति हो चुकी है? सर, ऐसा है मैडम, ये आप बिल्कुल ध्रुव सत्य बोल रही हैं कि पहले जो शिक्षा को महत्व दिया जाता था, जैसे हमारे वेदों में सर्वप्रथम 6 अंगों में शिक्षा को नासिका के रूप में माना गया है, छंदों को वेद के रूप में माना गया है। तो जहां हमारी प्राथमिक शिक्षा पानी, बिजली, भवन, अच्छे शिक्षक ये होना चाहिए, तो शासन उस पर ध्यान न देते हुए केवल संख्या बढ़ा वृद्धि में लगा हुआ है। अरे हमारी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उनको अच्छी बिल्डिंग, अच्छा पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक मिले तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ये सब ना देख करके केवल संख्या वृद्धि कर रहे हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ केवल नारेबाजी जो है चल रही है। नेता लोग अपने सांठ-गांठ में लगे रहते हैं। सारे स्कूलों का जो बजट है वो लगभग 20% तो ऊंचे नेताओं में चला जाता है। टेंडर के बाद फिर अधिकारी लग जाते हैं, उसमें से ठेकेदार को भी कुछ चाहिए। इसके बाद बेचारा मजदूर जो श्रम कर रहा उसको भी पारिश्रमिक मिलना चाहिए। केवल 10-20% बिल्डिंग में मटेरियल के लिए खर्च हो रहा है। तो जब देश की ऐसी दर्दनाक स्थिति है तो ये तो देखने को मिलेगा ही। कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता ऐसा खड़े होकर के वहां हमारे शिक्षक या हमारे संवाददाता घूम रहे हैं, कोई भी नेता वहां नहीं जाएगा। अभी कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा तो रोड को घेर के बैठ जाएंगे, थाने को घेर लेंगे, शिक्षा अधिकारियों के दफ्तर कोई नहीं घेर रहा। तो ये बड़ी विडंबना है इस देश की कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा उच्च स्तर पर होनी चाहिए वो एकदम निम्न तल की ओर चला गया है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और देखिए कहीं ना कहीं जब हम इस मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं तो फिर ये चीजें समझ में आती है कि जब इस तरह की रिपोर्ट हम खुद दिखा रहे हैं, बच्चे जो आने वाले समय का भविष्य है, जिनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके दावे और वादे हमने देखा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि नेता, विधायक, मंत्री ये करते हुए नजर आते हैं। हमारी सरकारें जब वोट की बात की जाती है, जब मतदान के लिए जनता जाती है तो सबसे पहले यही किया जाता है कि शिक्षा को हम उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे, इसके लिए हम नई नई चीजें कर रहे हैं। हमने देखा सीएम राइज स्कूल खुल रहा है, बहुत सारी चीजें सर कही जाती है, कई सारी घोषणाएं की जाती है, लेकिन धरातल पर यही तस्वीरें होती हैं जो अभी हम दिखा रहे हैं। इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसके पीछे हम मुख्य वजह क्या माने? सिस्टम की उदासीनता, जैसे कि आपने कहा कि बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि दावे और वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई कहां हो रही है ये तो नजर ही नहीं आता। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आप जाकर देख लीजिए, और फिर अधिकारी जब ये कह देते हैं कि अगर स्कूल जर्जर स्थिति में है तो आप पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाओ, ये कहते हुए कितने ठीक लगते हैं अधिकारी? इनकी जवाबदेही कब तय होगी? वही वैदिक काल की शिक्षा देना चाहते हैं, पेड़ों के नीचे आश्रमों में पढ़िए। और बजट के नाम पर खर्च खूब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हर सत्र में बजट नहीं मिलता हो, लेकिन उसका कार्यान्वयन सही नहीं हो पा रहा। जो हमारी डीलिंग अथॉरिटी है, जिनको ये सब काम देखना चाहिए जाकर के, वो नहीं देखते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारा जो भविष्य है देश का, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने वाले हैं, वो बेचारे पेड़ों के नीचे आदम जातियों के जैसे बच्चे पहले पूर्व जन्म में शिक्षा लिया करते थे। इस तरीके की दुर्दशा जो है कर दी है शासन ने। इस पे बड़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये बड़े बड़े मठाधीश जो बैठे हुए हैं, इन्हें धरातल पे जाकर के देखना चाहिए। रिपोर्टों से काम नहीं चलता। आपने मीटिंग बना दी, कमेटी लगा दी, उसने इंक्वायरी कर दी, लिख के दे दिया। सर मैं यही आने वाली थी कि जब से ये राजस्थान का हादसा हुआ है तो जर्जर स्कूलों का निरीक्षण तो किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही, कह दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि हमने रिपोर्ट बनाकर भेज दी है, लेकिन उस समस्या का समाधान कब होगा इसकी आस में तो आंखें तरस जाती है लोगों की। शासन प्रशासन इन दोनों को देखना चाहिए जाकर के। कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहां क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? क्या ये एक्सीडेंट नहीं है?
बिल्कुल। छत गिर रही है, बच्चे दबे हुए हैं, मर तो हो चुके हैं या मरने लगे, ये क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर एलन। देखिए, क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दीवारें कमजोर हो गई हैं या फिर गारें गिर रही हैं, छज्जे टपक रहे हैं। अब सवाल कमजोरी व्यवस्था का भी है, कमजोरी जो सिस्टम में कमजोरी आ गई है उसका भी है, क्योंकि इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आपका शिक्षा विभाग कहां है? जो जनप्रतिनिधि आते थे, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बातचीत करते थे, जो घोषणाएं की जा रही हैं, वो सब धरातल पर कब नजर आएंगे? और इस तरह से जो हादसे हो रहे हैं, निरीक्षण के बाद भी अगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है, तो फिर इन हादसों की जिम्मेदारी अब किसकी होगी? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, हर जगह लगभग स्थिति यही है। राजस्थान में जो हादसा हुआ उसके बाद सिस्टम थोड़ा जागा, निरीक्षण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, टीम भेजी जा रही है, रिपोर्ट बनाकर भेजी जा रही है, लेकिन उस रिपोर्ट पर काम कब होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अधिकारियों से जब शिकायत की जाती तो वो कह देते हैं कि भाई अगर जर्जर स्थिति में है भवन तो आप उसमें मत पढ़ाओ, पेड़ों के नीचे पढ़ाई करवाओ, लेकिन वो भवन की मरम्मत कब होगी उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं रहता। अब देखना ये होगा, हालांकि निरीक्षण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन मरम्मत कार्य कब तक किया जाएगा, बच्चों को नया भवन कब तक मिलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।